अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। तो मेरा नाम आसिम खान है और मैं हूं आपके केमिस्ट्री के टीचर और हम पढ़ रहे हैं हमारे एमडी के 2025 के सिलेबस का केमिस्ट्री का पोर्शन, जिसमें हम क्लास 11 के 7 चैप्टर कवर कर चुके हैं। ये हमारा चैप्टर 8 है थर्मोकेमिस्ट्री, जिसमें हम लेक्चर 01, 02, 03, 04, 05 एंड 06 कर चुके हैं। और ये 06 का आई थिंक पार्ट 3 है या पार्ट 4 है, तो जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एंथैल्पी ऑफ फेज चेंज। हमने 06 के एक पार्ट 1 किया है, पार्ट 2 भी किया है। ये दोनों आपके साथ यूट्यूब पे अवेलेबल है हमारे चैनल पे। और हमारे चैनल का नाम जो है वो क्या है, हमारी केमिस्ट्री, यानी मेरा और आपका हम सब का केमिस्ट्री, हमारी केमिस्ट्री, जिसपे इस 06 के दो पार्ट्स अवेलेबल है। एक 06 का पार्ट 1 और एक 06 का पार्ट 2। पार्ट 3 भी हम कर चुके हैं, लेकिन अभी तक आपको यानी अपलोड नहीं किया है। और ये आई थिंक पार्ट 4 होने वाला है, जिसमें है हम पढ़ने वाले हैं एंथैल्पी ऑफ अ फेज चेंज। तो एंथैल्पी ऑफ फेज चेंज क्या होगा? हमारे पास 3 तरह के एंथैल्पी ऑफ फेज चेंज हो सकते हैं। फेज चेंज क्या हो सकता है, जरा देख लें। हमारे पास मैटर की 3 हालतें हैं। एक होती है सॉलिड, एक होती है लिक्विड, एक गैस। तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना, दिस इज अ फेज चेंज। लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना, दिस इज फेज चेंज। या सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होना, दिस इज आल्सो फेज चेंज। या गैस से सॉलिड की तरफ चेंज होना, या लिक्विड से सॉलिड की तरफ चेंज होना, या गैस से लिक्विड की तरफ चेंज होना, ये सारे हमारे पास क्या कहलाते हैं, फेज चेंज। तो हमारे पास एक होता है एंथैल्पी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। और एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ये क्या कहलाती है, जरा देख ले। मेरे पास एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट ए है और वो किस हालत में है, लिक्विड में है। लिक्विड से ये कन्वर्ट हो रही है इसके सॉलिड स्टेट में। तो इस प्रोसेस को मैं क्या कहता हूं, दिस इज अ मेल्टिंग। या सॉलिड से ये किस में कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड में। सॉरी, लिक्विड से जब सॉलिड में कन्वर्ट होती है तो इसको हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग। और सॉलिड से जब लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो इसको हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग। इसको हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग। तो ये दोनों प्रोसेस को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, फ्यूजन। इसको हम क्या कहते हैं, फ्यूजन। क्लियर है? अब जरा देख ले, इनमें से एक होता है हमारे पास मेल्टिंग और एक होता है फ्रीजिंग का। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं वाटर का। वाटर, लेट सपोज हमारे पास लिक्विड से कन्वर्ट हो रही है वाटर के सॉलिड स्टेट में, यानी आइस में। तो इसको हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग। ये हमारे पास क्या हो रहा है, फ्रीजिंग हो रहा है। और आपको पता होना चाहिए कि दिस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये हमारे पास कौन सा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो यहाँ पर जो हीट ऑफ रिएक्शन होगा, यहाँ पर इस प्रोसेस के दौरान, यानी जब हमारे पास वाटर लिक्विड से वाटर के सॉलिड हालत में कन्वर्ट हो रही हो, तो इस दौरान जो हीट ऑफ रिएक्शन होगा, उस हीट ऑफ रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, हीट ऑफ फ्यूजन। इसको हम कहेंगे हीट ऑफ फ्यूजन। और फ्यूजन में ये कौन सा प्रोसेस है, मेल्टिंग। सो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि हीट ऑफ मेल्टिंग। और ये याद रखें कि ये हमारे पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो ये हमेशा क्या आएगी, नेगेटिव में आएगी। और यहाँ पर ये भी याद रखें कि एंथैल्पी ऑफ मेल्टिंग, एंथैल्पी ऑफ मेल्टिंग ऑफ वाटर जो है वो हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास बराबर है 1.44 किलो कैलोरीज के, -1.44 किलो कैलोरीज के। सो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन या एंथैल्पी ऑफ मेल्टिंग की डिफिनेशन आप किस तरह कर सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ हीट व्हिच इज रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ अ लिक्विड कन्वर्ट्स into its solid state. The amount of heat which is released when 1 mole of a liquid when 1 mole of a substance converts from its liquid state to its solid state is called enthalpy of melting या enthalpy of fusion. दूसरा यहाँ पर हमारे पास क्या हो सकता है, एक प्रोसेस तो ये हो सकता है, दूसरा ये भी हो सकता है कि हमारे पास जो वाटर है वो सॉलिड से क्या बना दे, वाटर लिक्विड बना दे। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग। ये कौन सा प्रोसेस है,
मेल्टिंग। सो दिस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो यहाँ पर जो हीट ऑफ रिएक्शन होगा या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा उसको हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। और यहाँ पर ये क्या है, फ्यूजन में से भी ये क्या है, हमारे पास मेल्टिंग हो रहा है। यार ये मैंने क्या कहा, यहाँ पर ये फ्रीजिंग है, फ्रीजिंग फ्रीजिंग सॉरी, ये फ्रीजिंग है और ये क्या है, मेल्टिंग। तो यहाँ पर डेफिनेशन में अगर गलती हो गई है तो उसको भी आप क्या कर दे, रिपीट कर दे कि द अमाउंट ऑफ हीट व्हिच इज रिलीज्ड when 1 mole of a substance converts from its liquid state to its solid state, this amount of heat is called the enthalpy, the heat of freezing या the enthalpy of freezing, the heat of fusion या the enthalpy of fusion। क्लियर है। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे पास वाटर सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रही है। दिस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो इस दौरान जो हीट ऑफ रिएक्शन होगा उसको हम कहेंगे हीट ऑफ फ्यूजन। और फ्यूजन में से भी यहाँ पर क्या हो रहा है, मेल्टिंग हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि हीट ऑफ मेल्टिंग या एंथैल्पी ऑफ मेल्टिंग। और ये हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव में होती है। एंथैल्पी ऑफ मेल्टिंग जो होती है हमारे पास क्या होती है, पॉजिटिव होते हैं। और यहाँ पर लिखे कि एंथैल्पी ऑफ मेल्टिंग, एंथैल्पी ऑफ मेल्टिंग, यहाँ पर भी मैंने गलती की है, एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर। सो एंथैल्पी ऑफ मेल्टिंग ऑफ वाटर जो है वो क्या है, प्लस 1.44 किलो कैलोरीज। क्लियर है। अब जरा देख ले, हमारे पास एक और फेज चेंज भी पॉसिबल है और वो क्या है, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन में क्या हो सकता है देख लेते हैं हम, जरा देख ले कि वेपोराइजेशन हमारे पास क्या हो सकता है कि लेट सपोज हमारे पास ये रिएक्टेंट है जो लिक्विड फॉर्म में है और ये कन्वर्ट हो रहा है ए के वेपर स्टेट में, यानी या गैसियस स्टेट या वेपर स्टेट आप कह सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एवापोरेशन। और जब ये गैस कन्वर्ट हो रहा हो लिक्विड में तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। और इन दोनों को कलेक्टिवली हम यहाँ पर क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। क्लियर है। अब जरा देख ले, हम एग्जांपल लेते हैं वाटर की। तो वाटर जब लिक्विड से कन्वर्ट हो रहा हो वाटर की वेपर स्टेट में तो इसको हम कहते हैं एवापोरेशन। और ये हमारे पास कौन सा प्रोसेस होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। दिस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो यहाँ पर जो हीट ऑफ रिएक्शन होगा, हीट ऑफ रिएक्शन, उसको हम कहेंगे एंथैल्पी या हीट ऑफ वेपराइजेशन। और वेपराइजेशन में यहाँ पर क्या हो रहा है, एवापोरेशन। सो दिस इज आल्सो कॉल्ड हीट ऑफ एवापोरेशन या एंथैल्पी ऑफ एवापोरेशन। और आपने याद रखना कि ये हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव में होती है, यानी एंथैल्पी ऑफ एवापोरेशन हमारे पास हमेशा किस में आती है, पॉजिटिव में, क्योंकि ये हमारे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और ये भी याद रखें कि एंथैल्पी ऑफ एवापोरेशन ऑफ वाटर जो है वो हमारे पास बराबर है 10.5 किलो कैलोरीज के। इसी तरह हमारे पास एक तो ये प्रोसेस हो गया वेपराइजेशन में। वेपराइजेशन का दूसरा प्रोसेस ये भी हो सकता है कि वाटर हमारे पास वेपरस स्टेट से कन्वर्ट हो रहा हो वाटर के लिक्विड स्टेट में, तो इसको हम कह सकते हैं कंडेंसेशन। इसको हम कहेंगे कंडेंसेशन। वेपर से जब लिक्विड में कन्वर्शन हो रही हो तो इसको हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। और ये प्रोसेस हमारे पास कौन सा है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो यहाँ पर जो हीट ऑफ रिएक्शन होगा, यहाँ पर जो हीट ऑफ रिएक्शन होगा उसको हम कहेंगे हीट ऑफ या एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। और वेपराइजेशन में यहाँ पर क्या हो रहा है, कंडेंसेशन, यानी एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन। और एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन हमारे पास हमेशा क्या आते हैं, नेगेटिव आते हैं। और याद रखें कि एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वाटर जो है वो कितना है,
10.5 किलो कैलोरीज, -10.5 किलो कैलोरीज। तो ये हो गई हमारे पास एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। अब यहाँ पर दो एंथैल्पी है, एक एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन और एक एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन। तो एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन क्या होती है कि द अमाउंट ऑफ हीट व्हिच इज एब्जॉर्ब्ड, क्योंकि यहाँ पर ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है, सो द अमाउंट ऑफ हीट व्हिच इज एब्जॉर्ब्ड when 1 mole of a substance converts from its liquid state to its vapor state is called enthalpy of evaporation। और enthalpy of condensation क्या होते हैं कि the amount of heat which is released when 1 mole of a substance converts from its vapor state to its liquid state is called enthalpy of condensation। चूंकि ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे कि the amount of heat which is released, evolved या absorbed की बात नहीं करेंगे, which is released या evolved हम कह सकते हैं। evolved और released की मतलब एक ही है। यहाँ पर हम सिर्फ कहेंगे कि the amount of heat which is absorbed और यहाँ पर हम सिर्फ कहेंगे कि the amount of heat which is released। So the enthalpy of evaporation या the enthalpy of condensation is called enthalpy of vaporization। इसके बाद हमारा एक थर्ड कंडीशन भी है, एक थर्ड यानी फेज चेंज भी हो सकता है सॉलिड से गैस में डायरेक्टली और गैस से सॉलिड में डायरेक्टली। क्लियर है? उसमें हमारे पास उसको हम यानी ये प्रोसेस कहते हैं एंथैल्पी ऑफ, उसके एंथैल्पी को हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन यानी क्या हो रहा हो, आपके पास कोई सब्सटेंस, लेट सपोज ये हमारे पास कोई ए है और ये मौजूद है अपने सॉलिड स्टेट में और ये कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड से डायरेक्टली किस हालत में, गैस हालत में, तो इसको हम कहेंगे सब्लिमेशन। इसको हम क्या कहेंगे? सब्लिमेशन। और सब्लिमेशन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये क्या है? एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो यहाँ पर जो हीट ऑफ रिएक्शन होगा, यहाँ पर जो हीट ऑफ रिएक्शन होगा उसको हम क्या कहेंगे? तो यहाँ पर मैं पहले एग्जांपल दे दूं वाटर की, फिर यहाँ ये बात करते हैं। यानी वाटर, लेट्स सपोज हमारे पास वाटर है और वो सॉलिड हालत में मौजूद है, यानी आइस की शक्ल में मौजूद है और वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन, जो कि एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और यहाँ पर जो हीट ऑफ रिएक्शन होगा उसको हम कहेंगे कि हीट ऑफ सब्लिमेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन। और यहाँ पर ये हमेशा क्या आएगी? पॉजिटिव में आएगी, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। वैल्यू कितनी है? अब अगर आप कर सकते हैं कि जब हमारे पास लिक्विड से क्या हो रहा था, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन, इसको हम कहते हैं मेल्टिंग, और लिक्विड से वेपर्स में जाना, इसको हम क्या कहते हैं? ऑपरेशन। सो सब्लिमेशन क्या हो जाएगा कि हमारे पास जो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है वो बराबर हो जाएगी एंथैल्पी ऑफ मेल्टिंग, एंथैल्पी ऑफ मेल्टिंग प्लस एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन। जरा देख ले, यहां हमारे पास क्या हो रहा था कि पहले सॉलिड कन्वर्ट हो रहा था लिक्विड में, तो उसको हम कह रहे थे एंथैल्पी ऑफ मेल्टिंग, और फिर लिक्विड से कन्वर्ट हो रहा था किसमें? गैस में, तो उसको हम कह रहे थे एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन। अगर मैं यहां पर लिख भी दूं, ये प्रोसेस में इस तरह शो कर दो, सॉलिड से जब लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था तो इसको हम कह रहे थे कि ये क्या है? मेल्टिंग है। और यहां से जब कन्वर्ट हो रहा था गैस में तो इसको हम कह रहे थे इवेपोरेशन। और सॉलिड से जब डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा था तो इसको हम कह रहे थे कि सब्लिमेशन। अब एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन जो है वो बराबर हो जाएगा एंथैल्पी ऑफ मेल्टिंग प्लस एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन। चूंकि हमें एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन का नहीं पता, तो हम इन दो को इस्तेमाल करके हम एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन भी मालूम कर सकते हैं। अब आपको पता है कि हमारे पास एंथैल्पी ऑफ मेल्टिंग ऑफ वाटर कितना आ रहा था? वो आ रहा था 1.44 किलो कैलोरीज, और इवेपोरेशन ऑफ
इस ये क्या आ रहा था, एंथैल्पी ऑफ एवापोरेशन ऑफ वाटर हमारे पास कितना आ रहा था, 10.5 किलो कैलोरीज। तो यहाँ हमारे पास है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ वाटर जो होगा, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ वाटर जो है वो हमारे पास बराबर हो जाएगी 1.44 प्लस 10.5, यानी अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से 12 किलो कैलोरीज आ रही है। और यहाँ से जन्म लेती है हेस्ला। फिर वो हम आपको दिखाएंगे कि हेस्ला क्या होती है। सिर्फ याद रखें कि ये जो इक्वेशन है कि एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ मेल्टिंग प्लस एंथैल्पी ऑफ एवापोरेशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ हेस्ला। ये हेस्ला को बयान कर रही है, लेकिन अभी हम हेस्ला को नहीं छेड़ रहे हैं। अब जरा देख ले, एक तो हो गई हमारे पास सब्लिमेशन, यानी जब सॉलिड क्या हो रहा हो, डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा हो। और ये भी हो सकता है जैसे कि हमने ये कर दिया कि सॉलिड से लिक्विड, फिर लिक्विड से सॉलिड, लिक्विड से गैस, फिर गैस से लिक्विड। तो इस तरह भी हम करेंगे कि सॉलिड से तो हमने गैस में कन्वर्शन की, अब गैस से सॉलिड में। तो जब गैस से सॉलिड में कन्वर्शन होगा, गैस से जब सॉलिड में कन्वर्शन होगा, इसको हम कहते हैं डिपोजिशन। इसको हम क्या कहते हैं, डिपोजिशन। तो एक होगी हमारे पास एंथैल्पी ऑफ डिपोजिशन, एक होगी हमारे पास क्या, एंथैल्पी ऑफ डिपोजिशन, एंथैल्पी ऑफ डिपोजिशन। तो ये क्या होगी कि जब हमारे पास एक सब्सटेंस है वो किस हालत में मौजूद है, गैस हालत में मौजूद है, और वो कन्वर्ट हो रहा है डायरेक्टली उसके सॉलिड फॉर्म में, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे डिपोजिशन। और इसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं कि वाटर हमारे पास आइस की शक्ल में मौजूद है, यानी सॉलिड शक्ल में मौजूद है, और वाटर यहाँ से वो बन रही है वेपर्स, यानी गैस के स्टेट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये प्रोसेस हमारे पास क्या है, डिपोजिशन। और ये क्या होगा, एक्सोथर्मिक। क्योंकि जरा देख ले, यहाँ से जब हम पीछे जा रहे थे कंडेंसेशन हो रहा था तो वो भी एक्सोथर्मिक था, और इससे जब हम सॉलिड में जा रहे थे तो वो भी क्या था, एक्सोथर्मिक, यानी फ्रीजिंग वाला। एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग भी हमारे पास एक्सोथर्मिक था, और एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन भी एक्सोथर्मिक, यानी एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन भी नेगेटिव में था और एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग भी हमारे पास नेगेटिव। तो ये दोनों प्रोसेस क्या थे हमारे पास, एक्सोथर्मिक। डिपोजिशन भी क्या है, गैस से इस तरह आप जा रहे हैं, ये एक्सोथर्मिक है, या गैस से आप डायरेक्ट सॉलिड में जा रहे हैं तो वो भी क्या होगा, एक्सोथर्मिक। तो यहाँ पर जो हीट ऑफ रिएक्शन होगा, हीट ऑफ रिएक्शन, इसको हम कहेंगे कि हीट ऑफ या एंथैल्पी ऑफ डिपोजिशन, और ये हमेशा किस में आएगी, नेगेटिव में। तो एंथैल्पी ऑफ डिपोजिशन ऑफ वाटर हम किस तरह लिख सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ डिपोजिशन ऑफ वाटर हमारे पास बराबर हो जाएगी, जरा देख ले, गैस से हवा इस तरह जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, गैस से डायरेक्टली सॉलिड में, तो इसकी एंथैल्पी हमें नहीं पता। तो हम ये इस तरह से मालूम कर सकते हैं कि जब हम गैस से पहले लिक्विड में जाते हैं तो इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन, यानी एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन। और फिर यहाँ से लिक्विड से सॉलिड में जाएंगे और इसको हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग। तो यहाँ से हमें फ्रीजिंग मिल जाएगा। तो एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन प्लस एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग को जमा करेंगे, वहां से हमें मिलेगी एंथैल्पी ऑफ डिपोजिशन। तो मैं लिख सकता हूं कि एंथैल्पी ऑफ डिपोजिशन, एंथैल्पी ऑफ डिपोजिशन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन प्लस एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग, एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग। अब जरा देख ले, एंथैल्पी ऑफ डिपोजिशन ऑफ वाटर क्या हो जाएगी, एंथैल्पी ऑफ डिपोजिशन ऑफ वाटर हमारे पास बराबर हो जाएगी एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वाटर प्लस एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर के बराबर हो जाएगी। और एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वाटर हमारे पास कितनी थी, -10.5 किलो कैलोरीज, प्लस एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर कितनी थी, -1.4 किलो कैलोरीज। आपने देखा है कि ये -1.4 किलो कैलोरीज थी। अब दोनों को जमा करेंगे तो एंथैल्पी ऑफ डिपोजिशन ऑफ वाटर हमारे पास आ गई कितनी, अप्रॉक्सीमेटली बराबर आते हैं -12 किलो कैलोरीज। तो ये हो गई हमारे पास एंथैल्पी ऑफ फेज चेंज।
यहाँ पर ये रिएक्शन यानी ये क्वेश्चन देख ले कि एंथैल्पी ऑफ डिपोजिशन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन प्लस एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग। ये भी एक इक्वेशन है जो कि हेस लॉ से निकला है और हेस लॉ ये हेस लॉ को बयान कर रही है। तो हेस लॉ क्या है, इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा, जो लेक्चर होगा, वो हेस लॉ के ऊपर होगा, क्योंकि हेस लॉ हमारे सिलेबस में भी मौजूद है और इस हेस लॉ के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एंथैल्पी ऑफ फेस चेंज काफ़ी अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और शाम हो रही है तो गुड इवनिंग। अच्छा, एक बात यहाँ पर मैं भूल चुका हूँ, इन दोनों की डिफिनेशन नहीं किया है मैंने कि एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन क्या होगी, एंथैल्पी ऑफ डिपोजिशन क्या होगी। सो द अमाउंट ऑफ हीट which is observed, क्योंकि endothermic process the amount of heat which is observed when 1 mole of a substance converts directly from its solid state to its gaseous state is called enthalpy of sublimation। और enthalpy of deposition क्या होगी कि the amount of heat which is यहाँ पर मैंने ये भी नहीं लिखा है कि ये क्या है, हमारे पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस है कि the amount of heat which is released when 1 mole of a substance converts directly from its gaseous state to its solid state is called enthalpy of deposition। Wassalam.